है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो नहीं कर पा रही है। हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट भी सही हो रहा है, लेकिन फिर भी शरीर में खून नहीं बन रहे हैं, विटामिन की कमी हमेशा आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी एसआई है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या कर रही है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, ब्लड्स है, सॉरी, जितने भी हम खा रहे हैं चीजें, ठीक है, तो एसआई के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा खाना चर्निंग होके आता है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होके, तो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है विटामिन वगैरह का, ठीक है, रस रक्त में बदलता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो खाना खा रहे हैं, डाइजेशन भी सही है, लेकिन फिर भी खाना शरीर में नहीं लग रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि एसआई में कौन से पार्ट में किस चीज का कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप ये चीजें जान लेंगे तो आपका डायग्नोसिस सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। आप फिर कैसे भी पेशेंट आएंगे तो कोशिश यही रहेगी कि आप बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाए। तो इसके लिए हर एक नेल्स पे ऑर्गन्स बनाया गया है, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स हैं। तो अगर हमें जनरल ट्रीटमेंट देना है तो हमें जो जिस नेल पे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको हम पर्टिकुलर ट्रीट कर दिए, लेकिन आपको स्पेशल जब ट्रीटमेंट देना है तो क्या करना है, हमारे नेल्स पे जो ऑर्गन्स हैं जिसका प्लॉटिंग जैसे है और जहां पे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे आप डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ लेफ्ट हैंड के ऑर्गन्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले देखते हैं थंब, ठीक है। लेफ्ट थंब पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो जितने भी यांग ऑर्गन्स हैं जिसे हम हेट्रो ऑर्गन्स बोलते हैं, सभी हेट्रो ऑर्गन्स, यांग ऑर्गन्स आपके लेफ्ट थंब पे आएंगे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट थंब पे देखना है। अब सभी यांग ऑर्गन्स हैं, तो अगर हमें जब हम पर्टिकुलर नहीं जानेंगे तो कौन से ऑर्गन कहाँ पे हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम तो फिर वैसे ही चलेंगे। तो हमारा प्लॉटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कैसे व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत बारीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अपना अपना पीडीएफ आप लोग देखिए। यंग ऑर्गन में सबसे पहले आता है स्टमक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, हम बॉडी को जैसे हम इतिहास में पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं कि एक इंसान पहले बंदर से इंसान की धीरे धीरे डेवलप होते होते बंदर से एक इंसान बना है, ठीक है। तो अगर हम हाथ लेते हैं तो चलते कैसे हैं, ऐसे तो चलेंगे नहीं। अगर हम पूरी बॉडी को कॉरेस्पॉन्ड किया गया है हैंड से, और हैंड पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे किसी भी प्रिंसिपल के द्वारा हो, ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा। अगर हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो हमारा थंब का कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो यहाँ शो तो हो रहा है कि ब्रेन क्यों थंब का कॉरेस्पॉन्डेंस लिया गया है। अगर बॉडी में सारे ऑर्गन्स अपने आप में स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन जो ब्रेन है वो इसका कुछ रोल ही अलग है, ठीक है। यहाँ पे दो ज्वाइंट्स हैं, अगर देखा जाए हमारे थंब में भी, तो यहाँ पे दो ज्वाइंट्स हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन है, इसका वेट, इसका काम, इसका इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, इसकी सारी चीजें डिफरेंट है। तो थंब में भी दो ज्वाइंट्स हैं और बाकी फिंगर से थंब जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। अगर हम चलने की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डेंस में हम कैसे बोलते हैं, हमारे पोजीशन कैसा होना चाहिए, एनाटॉमिकल पोजीशन हमारा यही है, ठीक है। और जब हम चलते भी हैं तो ऐसे तो चलेंगे नहीं, उल्टा तो हम चलते नहीं है, सीधा चलते हैं, ठीक है। तो जब हम अगर कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं तो इस प्रकार से हमारा हैंड का पोजीशन होता है, ठीक है। तो अगर हैंड का पोजीशन ऐसे हुआ तो पैर हमारा नीचे, सर ऊपर, तो सेम नेल्स पे भी हमारा सर ऊपर पैर नीचे। अब ऑर्गन्स का प्लॉटिंग करना है तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट थंब पे जो ऑर्गन्स आएगा, यांग ऑर्गन्स, उसमें आएगा स्टमक। स्टमक अगर ब्रेन के बाद जाया जाए तो सबसे पहले यांग ऑर्गन में स्टमक आएगा, क्योंकि लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, तो लंग्स और हार्ट का हमारा इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है नहीं। तो उसके बाद क्या आएगा, स्टमक। तो स्टमक क्या है, हमारा यांग ऑर्गन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें
नेल पे इसका डायग्राम बनाना है, लोकेट करना है, तो हमें स्टमक को बनाए, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन बनाए, एलआई और एसआई दोनों इंटेस्टाइन बनाए। उसके बाद गॉल ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद यूबी, यूरिनरी ब्लेडर। इतने हमारे यंग ऑर्गन्स हैं। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मर को हम मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम को और पेरिकार्डियम को हम ब्रेन बोलते हैं, और ट्रिपल वर्मर को हम क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे 5 ऑर्गन्स है, 5 ऑर्गन्स को हमने क्या किया, नेल पे लोकेट किया। अब सपोज दैट कोई एक पेशेंट आया और बोल रहा है कि गॉल ब्लेडर में स्टोन है। देखिए मैंने कुछ ऑर्गन्स का जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं उनका मैंने पार्ट भी लिख दिया है, किस ऑर्गन के किस पार्ट का क्या नाम है, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं और जब ही हम सोल्व कर पाएंगे जब हमारे ऑर्गन्स के पर्टिकुलर पार्ट्स का नाम पता होगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे जहां पे अगर स्टोन फंसा हुआ है या जहां पे कहीं भी नोट्स बना हुआ है, ठीक है, या लिम्फोमा है, तो वहां पे आपका लिखा होगा रिपोर्ट में। तो आप कैसे जानेंगे कि हमें कहाँ ट्रीटमेंट देना है, जब हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये इंसान बीमार है, यानी हमारा गॉल ब्लेडर बीमार है, तो हम सीधे गॉल ब्लेडर को ट्रीट करेंगे। अब जो ठीक है वो भी हमें जिस चीज की जरूरत है वही चीज देंगे। अब जो चीजों के हमें जहाँ पे ठीक है उसको भी हम ट्रीट करेंगे। तो साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन इफेक्ट तो जरूर है, उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ पड़ेगा तो आपकी बॉडी का बैलेंसिंग फिर अप डाउन हो जाएगा। तो फिर बोलेगा कि मैडम जी आपने ट्रीटमेंट तो दिया, सर जी आपने ट्रीटमेंट तो दिया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो इसके लिए हमें पार्टिकुलर जानना होगा कि किस ऑर्गन का प्लॉटिंग कैसे है, ठीक है। तो अब हम आते हैं गॉल ब्लेडर, ठीक है। अब गॉल ब्लेडर में किसी हर एक व्यक्ति का जो स्टोन है एक ही जगह नहीं होता, ठीक है। किसी का गॉल ब्लेडर में होता है, ठीक है। दूसरा किसी के होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, वहां भी होता है। तीसरा सिस्टिक डक्ट, वहां भी हो सकता है। बाइल डक्ट, वहां भी हो सकता है। तो इतने सारे गॉल ब्लेडर के पार्ट्स हैं, तो कहाँ पे स्टोन है, कहाँ पे नोट्स बने हैं मसल्स के, कहाँ पे ग्रोथ हुए हैं, वो हमें पता है। जब हमें पता हो गया कि मसल का ग्रोथ जो है वो कहाँ कॉमन हेपेटिक डक्ट के पास हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें लोकेशन नेल पे पता है, हम यहाँ लेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट जहाँ पे है, चेक करते हैं, हाँ ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट जहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे लेके पर्टिकुलर, अब हमें पता है कि यहाँ पे स्टोन है तो हमें टोनिफाई करना है, सीडेट करना है, किस पॉइंट्स को लेना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, अगर पॉइंट्स नहीं भी आपको पता है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पे भी वहां पे टोन सीडेट, अगर एनर्जी घटी है बढ़ी है वहां से चीजों को निकालना है, ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रोटोकॉल बना के भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो, कोई मैम आ गया। ठीक है। एक बार आप लोग देखेंगे जो दिया गया है पीडीएफ, क्योंकि इतने अच्छे से मैं मतलब फिगर बनाती तो अच्छे से बता पाती, थोड़ा सा बहुत बड़ी फिगर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं नहीं बना रही, ताकि पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोग देखिए। तो चलिए इस पे हमारा कौन सा हमने बताया इसके बारे में, गॉल ब्लैडर क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूबी है, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन हमारे पास है ही, तो मैंने सिर्फ इस पे गॉल ब्लैडर बताया, ठीक है। दूसरा जो हमारा हैंड है, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर जो नेल का कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पे आएगी एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। अब आप लोग देखिए एसआई के कितने पार्ट्स हैं, स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे कुछ कम ही लिखा गया है, लेकिन एसआई के और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। बेसिकली हम ज्यादातर 3 को ही देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइन आपको पता चल गया कि इसका लोकेशन कैसे है, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। अब इंटेस्टाइन आपको बनाना है,
आपने यहाँ से स्टार्ट किया और इंटेस्टाइन बनाया। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी के क्लास में तो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोशिश मैं करूंगी। अब आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो 3 है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इलियम में जियोजेनम में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद इलियम में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब तीनों चीज का रीअब्जॉर्प्शन का पता चलेगा तो आप अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, बचा कुचा बहुत कम जो है वो लास्ट वाले पार्ट में स्टार्ट होता है। स्टमक के बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। तो जियोजेनम में सबसे ज्यादा जितने भी मिनरल्स वगैरह, जितने भी हम जैसी पौष्टिक आहार लेते हैं, उन सारी चीजों का ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन हमारे सेकंड पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में भी होता है लेकिन सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, थर्ड पार्ट में बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब जो भी थोड़े बहुत है वो होते हैं। तो ये चीजें हमें अब इसको आपको खुद पढ़ना है, पेशेंट अगर आता है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट आया बोला कि बहुत हाँ मुझे क्या है टाइफाइड है, अब टाइफाइड में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। अब पता है, दूसरा आपने ट्रीटमेंट दिया फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, उसका पेट ठीक नहीं हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसमें पता चला क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, जियोजेनम में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं छाले, जैसे हमारे मुंह में छाले आते हैं वैसे इंटेस्टाइन के अंदर भी आते हैं, वैसे हो गया है। आप क्या बोलेंगे, आप वहाँ एनर्जी को घटाएंगे क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाइपर हुआ है। पेशेंट को बताएंगे आप लिक्विड लो, सॉलिड कम लो, जितनी ठंडी ठंडी चीजें है आप लो, सॉलिड बिल्कुल कम कर दो। जब हम सॉलिड बंद कर देंगे, लिक्विड देंगे, ज्यादा ठंडी ठंडी चीजें देंगे, और साथ में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस पार्ट को हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, धीरे धीरे हमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नेल चक्र पे ट्रीटमेंट देंगे एसआई का। उसके बाद है लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पे 3 या 4 ऑर्गन आते हैं। अब कौन कौन से, आईज, नोज, माउथ और ईयर। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि थंब पे भी हम देते हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर कोई पेशेंट आया, जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था और वो गई थी बिहार गई थी सर्दी के टाइम में, और पता नहीं सर्दी वर्दी में नहा ली होगी, नहाने के बाद उनको कान में झुनझुनी सी झिंगुर की आवाजें सी गुजने लगी। जो आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं उन्होंने यूज किया, लेकिन उनको उतना आराम नहीं मिला, धीरे धीरे उनको कान से सुनाना भी कम हो गया। तो एक्चुअली अगर फर्स्ट पेशेंट मेरा देखा जाए तो वही थी, क्योंकि उनको ही मैंने फर्स्ट ट्रीट किया था और उन्होंने इतना प्रचार किया कि आज मेरे पास कितने सारे पेशेंट आने लगे, और उन्हीं की बदौलत। तो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती है, बोली कि बेटा मुझे कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कम दे रहा है और झिंगुर सी आवाज आ रही है, मैंने इतना दवाई बिहार में किया, आराम नहीं आया। तो मैं बोली कि ठीक है आपने इतना दिन किया तो 2 दिन मुझे टाइम दो। मैंने 2 दिन सिर्फ उनको ट्रीट किया, 2 दिन में उनको मतलब 15 से 20% आराम मिला। ठीक है, अब वो कंटिन्यू आ रही है, ट्रीटमेंट ले रही है। मैंने नील चक्रा के अकॉर्डिंग ही दिया, क्योंकि वो बोली क्या कि मुझे काम करना होता है, हाथ पे लगा दोगी तो कैसे करूं। मैं बोली कि चलो एक नाखून पे लगा लो, कोई दिक्कत है। उसको मैंने 2-3 बार पट्टी कर दी है नाखून पे लगा के 100+ से, ताकि वो निकले ना। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज याद रखें, जब भी आप देते हैं ट्रीटमेंट तो काफी आप ही लोगों में से, ग्रुप में से काफी लोगों का अपने पास मैसेज आया, कॉल आया कि मैम मैंने ट्रीटमेंट तो दिया, आराम नहीं आया। पॉइंट्स को पहले स्टिमुलेट करना सीखिए, बिना पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया पॉइंट लगा देते हैं। अच्छे से लोकेशन ढूंढिए, लोकेशन ढूंढने के बाद उसे स्टिमुलेट कीजिए, देखिए कि वहां पे किस केस में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस केस में पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रेशर देना है, किस फ्लो में देना है,
उसके बाद आप पॉइंट्स लगाइए, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करिए स्टिमुलेट करके जब आप देती हैं ना, तो पॉइंट्स बहुत जल्द काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आप ईयर के नेल पे ईयर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नोज का दे सकते हैं, और आईज का दे सकते हैं, माउथ का दे सकते हैं। इन तीनों चीजों का दे सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आपको जानना है कि आईज में कहाँ दिक्कत है, मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें कमी है, कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को बता दूं। अब आईज में कहाँ दिक्कत है, आईज के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। अब किस पार्ट्स में दिक्कत है, उस 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 तरीके से आप इस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा कमी है लेफ्ट हैंड इंडेक्स मिडिल फिंगर पे। दूसरा आईज ईयर की बात कर रहे हैं। अब ईयर में देखना है, नेल्स है हमारे पास, ठीक है, इसी में हमें इन भी बनाना है, यांग भी बनाना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जब हम ईयर के कॉरेस्पॉन्डेंस पे देंगे, अब आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आने के लिए कौन से ईयर के कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से टिम्बैनिक मेम्ब्रेन है, कॉक्लिया है, किसमें दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। उसी प्रकार से नोज में। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर स्पाइन का फिंगर बोला गया है, ठीक है। नेल्स पे भी स्पाइन आते हैं और फिंगर पे भी स्पाइन आते हैं। अब स्पाइन में देखना है, जैसे हम लोग देते हैं, बाकी में भी देते हैं, यांग साइड देते हैं, थंब पे देते हैं, कुछ हमारे इस रो में आता है, ठीक है, सेंटर में। तो अब हमें नेल पे देना है स्पाइन का ट्रीटमेंट। अब बहुत आसानी से स्पाइन का ट्रीटमेंट, अब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। कॉलेज में हमने काफी बच्चों पे देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोब लेना है। इसका डिवीजन किया हुआ है लेकिन काउंट करके नहीं किया गया है। आप जो भी पेशेंट का देखेंगे, हर एक पेशेंट का नेल एक जैसा नहीं होता, किसी का छोटा साइज में होता है, किसी का बड़ा होता है। तो आप उस पेशेंट के नेल के साइज के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए सर्वाइकल है, थोरैक्स है, लंबर है, सैक्रम है, टेलबोन है, इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके, और फिर एक एक डिस्क, एक एक वर्टिब्रा पे आपका प्रोब रुकना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दें। पर्टिकुलर एक एक डिस्क का आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक एक वर्टिब्रा का दे सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है, देखिए मेरी मम्मी को मुश्किल 4-5 साल से प्रॉब्लम था स्पाइन का, 4-5 साल से विदाउट कोई टेस्ट। मैं कम से कम 3 साल तो उनको खींच के लेके आ गई, लेकिन बीच में उनको प्रॉब्लम क्या हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, उनकी किडनी में स्टोन था, और मैं उस टाइम कॉलेज में ही थी। स्टोन होने के बाद उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि स्टोन का साइज जब ज्यादा बड़ा हुआ तो मम्मी को पेन हुआ तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाओ तो उसमें निकला कि स्टोन है। तो स्टोन का साइज बड़ा होने के कारण मम्मी का शायद नर्व कंप्रेस हो गया कि क्या हो गया, उनको पैर में झंझनाहट सी होने लगी, ठीक है। पहले कम होती थी क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो स्पाइनल दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, जिससे कि बॉडी क्या हो जाती है, सुन पड़ जाती है। तो जहाँ पे मम्मी के स्पाइनल लगा था ना, वहीं पे उनका पेन होता था, और बिल्कुल डिस्क और वर्टिब्रा के सेंटर में होता था। मतलब मुश्किल से मैं 4-5 साल मम्मी को खींच के लाई, दर्द का कभी मेडिसिन नहीं खाने दी, दर्द रिलीफ हुआ। लेकिन अब मम्मी को थोड़ा सा दोनों पैर में झंझनाहट होने लगा, इसलिए मैं एम्स भी ले गई और टेस्ट भी करवाई, अभी एमआरआई का रिपोर्ट नहीं आया है, और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा है, अभी रिपोर्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफर करेंगे कि क्या है। तो आप किसी भी व्यक्ति को दवाई खाने से बचा सकते हैं। डायग्नोसिस अगर वहां हो जाएगा तो फिर मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन एक बार दिखा तो ले ताकि हमें डायग्नोसिस पता चले, क्योंकि हमने कोई तो टेस्ट करवाया नहीं, विदाउट टेस्ट उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने खुद से डायग्नोस किया था। तो इसलिए मुझे ले जाना पड़ा ताकि मम्मी भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ ठीक है, और हमें भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं किस वर्टिब्रा के पास से कौन सी नर्व निकली है। तो किसी नर्व में प्रॉब्लम है तो भी यहाँ दे सकते हैं, किस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है
तो भी दे सकते हैं, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह है तो भी दे सकते हैं, डिस्क बल्ज है, डिस्क गैप है, डिस्क स्लिप है, डिस्क बैलेंस है तो भी आप दे सकते हैं। तो जब भी दें तो आप पेशेंट के नेल के अकॉर्डिंग उसका डिवीजन कर लें और डिवीजन करके उसके बाद ट्रीटमेंट दें, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर के जो ऑर्गन्स है वो गॉल ब्लेडर है, ठीक है। बल्कि हमने गॉल ब्लेडर के बारे में पढ़ लिया है लेकिन फिर भी देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर पे गॉल ब्लेडर है। अब देखेंगे यहाँ पे सॉरी, वहां पे तो सारे ऑर्गन्स के साथ दिया गया था, यंग ऑर्गन के साथ, यहाँ पर्टिकुलर है गॉल ब्लेडर, ठीक है। अब अगर गॉल ब्लेडर को आपको ट्रीट करना है तो बहुत अच्छे से यहाँ हर एक पार्ट्स पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पार्टिकुलर नेल चक्रा पे, नेल थेरेपी से आप बहुत इजी तरीके से आप एक एक पार्ट्स का, अभी आप लोग शायद पढ़े होंगे या जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, हर एक ऑर्गन का पॉइंट्स दिया गया है, किस ऑर्गन का कितना नंबर है। हम बोलते हैं ना कि हम लोग 0 टोन करना है, 2 सीडेट करना है, तो जब आप ये जान लेंगे ना तो बहुत आपके लिए इजी होगा जानना। मैं 1 मिनट दिखाती भी हूँ आपको। हर एक ऑर्गन का डिवीजन किया गया है, कौन फर्स्ट पे है, कौन ऑर्गन सेकेंड पे है, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ, और अगर ये आप लोग जान लिए तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अरे चालू થઈ ગઈ ટ્રેનિંग પણ બંધ કરવું છે देखिए 5 કલાક સુધી આવશે કદાચ ચાલુ છે देखिए यहाँ आप लोग को लंग्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस मैम। देखिए लंग्स का भी डिवीजन किया गया है, कहाँ यस पे मैम। कहाँ पे कौन से नंबर्स हैं, 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, दिखाई दिया। यस मैम। यस मैम यस। ठीक है, जब आप ये अगर जान जाएंगे ना और कहाँ पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कि कौन से ऑर्गन्स का पार्ट कहाँ पे है, तो आप बहुत अच्छे से इसका नंबरिंग भी कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, हो सकता है अगर क्लास हो आगे तो मैं सिखा सकती हूँ। तो आप नंबर प्लॉटिंग कर लिए, नंबर जान के और ट्रीटमेंट बहुत इजी से दे सकते हैं। जब ये जान लेंगे तो आपको शायद मतलब बहुत कम ही आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में गॉल ब्लेडर आता है ऑर्गन, तो गॉल ब्लेडर पे फिर वही बात, कौन से पार्ट्स में क्या काम, गॉल ब्लेडर के किस पार्ट्स में क्या चीजें रीअब्जॉर्ब होती है, कब बाइल सिक्रीट होती है, कहाँ से क्या सिक्रीट होता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, ये सारी चीजें आप जानकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मैंने बताया, गॉल ब्लेडर का ही पार्ट है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद है सिस्टिक, हाँ, उसके बाद है कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसके बाद है बाइल डक्ट, उसके बाद है गॉल ब्लेडर, ठीक है। तो इतने सारे जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, इतने सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो आप कैसे जानेंगे, जब इसका काम जानेंगे तभी जान सकते हैं। इसके बाद इसी से एक जुड़ा और है, गॉल ब्लेडर से ही जुड़ा एक गॉल ब्लेडर जो बाइल डक्ट है, वही जो रास्ता है वो जा रहा है कहाँ पे, पेनक्रियाज के पास जा रहा है, ठीक है। तो बाइल डक्ट और दूसरा पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं ना, शायद अगर फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो पता है कि गॉल ब्लेडर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है, और दोनों आके कहाँ पे मिलता है, ड्यूडेनम में मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, शायद इस पीडीएफ में नहीं है, बुक्स में है, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। अगर जब बाइल जूस नहीं आता टाइम से, पेनक्रियाटिक जूस दिख रहा होगा आपको, एक गॉल ब्लेडर का रास्ता है सेम,
सेम, और यहाँ से ही पेनक्रियाटिक निकला है, ठीक है, गॉल ब्लैडर और इधर से पैनक्रियाज, ठीक है, उसके बाद बाकी है। अब देखिए कैसे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होता है तो पैनक्रियाज भी डैमेज हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होता है उनको गैस्ट्रिक बहुत बनता है, गैस्ट्रिक भी बनता है, उनका शुगर भी हाई लो रहने लगता है। तो बहुत अच्छा रिलेशन है गॉल ब्लैडर के साथ पैनक्रियाज का, ठीक है। इन दोनों का जो पाथवे है वो कुछ मिलता जुलता है, और यही कारण है कि जब गॉल ब्लैडर इफेक्ट होता है तो हमारा पेनक्रियाज इफेक्ट हो जाता है, जब पेनक्रियाज इफेक्ट होता है तो गॉल ब्लैडर हो जाता है। तो इसका हमें काम पता होना चाहिए। अभी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखा है, ठीक है, कि एक और है सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे ज्यादातर स्टोन आके फंस जाते हैं, और जब स्टोन आके फंस जाते हैं तो क्या करना होता है, फिर ऑपरेशन करवाना होता है, गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना होता है। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर है, जो ब्लैडर है अगर उसके अंदर है तो चांसेस है कि अगर 5 mm से कम है तो कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से भी आप क्योर कर सकते हैं, नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन जब 5 mm से ज्यादा होगा तो थोड़ा सा पेन ज्यादा होता है, प्रॉब्लम ज्यादा होता है। लेकिन जब सिस्टिक डक्ट के पास आ जाता है स्टोन तो बहुत ज्यादा तीखा पेन होता है, मतलब बिल्कुल भी व्यक्ति जो पेशेंट है वो सह नहीं सकता, पेन को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता, यानी जान लेने और देने का हो जाता है। तो उस टाइम डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देके पेन को कम करता है, कम करने के बाद फिर डिस्कस करता है कि आगे इसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाए। तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टिक डक्ट की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितना mm का स्टोन यहाँ होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आएंगे राइट हैंड में। राइट हैंड जो थंब है उस पे आएगा इन ऑर्गन। अब देखते हैं जितने भी इन ऑर्गन्स हैं वो राइट हैंड थंब पे आएंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड थंब पे पहला जो ऑर्गन्स आएगा वो आएगा लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, उसके बाद स्प्लीन, किडनी, कितने ऑर्गन्स आएंगे, लंग्स, हार्ट, स्प्लीन और किडनी, ठीक है। तो अब सबका लोकेशन आपको पता है, एक जनरल हो गया, अगर सिर्फ आप थंब पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जनरल हो गया, क्योंकि बहुत से ऑर्गन्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, लीवर भी है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए लीवर के पास कौन से ऑर्गन्स हैं, जो किडनी है वो ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप हो रहा है तो ट्रीटमेंट तो आप देंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट जितना आप पार्टिकुलर एक नेल्स पे देंगे उतना इस पे स्पेशल नहीं होगा, फिर यहाँ जनरल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं। अब किडनी किस दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, या तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि राइट, अगर राइट किडनी में प्रॉब्लम है तो हम राइट किडनी में प्रॉब्लम है तो हम राइट किडनी को तो इसमें ट्रीट कर सकते हैं, राइट किडनी पे, और हमारे ऑर्गन्स ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लीवर है, लीवर भी राइट साइड आता है और किडनी भी राइट साइड आ रहा है, इसलिए ओवरलैप हो रहा है। और वही अगर लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी पे जो ऑर्गन्स है ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो किडनी है लेफ्ट किडनी वो किस साइड है, वो उस लीवर के साइड नहीं है, तो इसलिए इस पे तो जब भी हम ट्रीटमेंट अगर थंब पे देते हैं, सपोज दैट सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, हर एक इंसान के पास हर एक चीज नहीं होता, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको जन्मजात 2 ही उंगली होता है, किसी के 3 उंगली ही होते हैं, किसी के नेल्स ही नहीं होते हैं, हाथ इतने कटे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें थंब पे देना होता है। इसलिए हमें सारी चीजें देखना जरूरी है कि हमारे पास कैसे भी पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, उस पे हमारी कौन से ऑर्गन्स आएंगे, एलआई आएगा। अब एलआई आएगा, एलआई के पार्ट्स हमें पता होना चाहिए कि एलआई के कितने पार्ट्स हैं, एलआई के किस पार्ट्स में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो पहला जो एलआई का पार्ट्स है वहां जैसे हम बोलते हैं ना अपेंडिक्स,
अभी हाँ, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, तो हर्निया की नहीं बात अभी कर रहे हैं, अपेंडिक्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो पार्टिकुलर आप ट्रीटमेंट नेल थेरेपी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दूसरा अपेंडिक्स हो गया। दूसरा असेंडिंग कॉलन। अब काफी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ज्यादातर असेंडिंग कॉलन में दिक्कत नहीं होता, डिसेंडिंग कॉलन में होता है, ठीक है। और ज्यादातर दिक्कत कहाँ होता है, हेपेटिक फ्लैक्चर के पास होता है, स्प्लेनिक फ्लैक्चर के पास होता है और डिसेंडिंग कॉलन। और उस अगर ये सारी जगह क्लियर है तो सिग्मोइड कॉलन के पास आके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने किसका अपेंडिक्स के बारे में हमें पता हो गया कि अपेंडिक्स कहाँ पे आ रहा है, पर्टिकुलर हमने ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन में कहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया जो विटामिन का सिंथेसिस करती है, कहाँ पे ज्यादा करती है, कहाँ पे कम करती है, कहाँ पे नहीं करती है, ये चीजें पता होना चाहिए। इलाई के किस पार्ट में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि कुछ चीजें जैसे वाटर वगैरह है इलाई में भी रीअब्जॉर्ब होता है, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ जैसे टाइफाइड में हमारा एलआई और एसआई सबसे ज्यादा बीमार हो जाता है, तो उस टाइम भी आप पता कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, इंडोस्कोपी वगैरह करवाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमें पता चला असेंडिंग कॉलम। दूसरा असेंडिंग कॉलम सीधे जा रहा है, डिसेंडिंग कॉलम सॉरी ट्रांसवर्स कॉलम जो हमारे राइट हेपेटिक फ्लैक्चर से होके गुजर रहा है, तो जितने भी फ्लैक्चर्स है ना वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत सारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि रोड पे गाड़ी तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन जहां पे आता है क्या बोलते हैं घूमने वाला रास्ता, सर्कल टाइप का जहाँ पे आता है वहां पे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, वहां पे सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट तो बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो हेपेटिक फ्लैक्चर के बाद जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ज्यादा दिक्कत होता है, बोलते हैं ना लोग लीवर में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, खाना पच नहीं रहा है, तो आप एक बार उस व्यक्ति का आप चेक कर सकते हैं प्रोब के द्वारा कि क्या उसके हेपेटिक फ्लैक्चर में तो दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसके हेपेटिक फ्लैक्चर में भी दिक्कत आपको मिले। उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, सॉरी ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम में प्रॉब्लम बहुत कम माइनर सा आता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत जरूर होता है ट्रांसवर्स कॉलम में, जिन लोगों की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है ना, डायफ्राम लाइन के पास बोलते हैं बहुत यहाँ पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, उनको यहाँ पे एलआई के ट्रांसवर्स कॉलम में वहां की प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को थोड़ा मिलती है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। दूसरा लेफ्ट स्प्लीनिंग फ्लैक्चर, जहाँ पे स्प्लीन है, स्प्लीन के पास भी जो हमारी ट्रांसवर्स कॉलन हो आके फिर डिसेंडिंग कॉलन में जाती है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को यहाँ भी चांसेस होते हैं प्रॉब्लम होने का। तीसरा जो है डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, सबसे ज्यादा कहाँ होता है सिग्मोइड कॉलन के पास होता है, क्योंकि खाना ऐसे गई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आई इस प्रकार से एकदम नीचे से फिर ऊपर जाना है और फिर नीचे, क्योंकि यहाँ तक आते आते जितने भी खाना के सारी चीजें हैं, जितने भी आपने खाया सबका मेटाबॉलिज्म कटा, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उन सारी चीजों का रीअब्जॉर्ब यहाँ तक हो जाता है, और तभी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या जो लोग काफी कमजोर हो जाते हैं या जो बच्चे हैं या आपने ऐसा फूड्स लिया और काफी टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, तो सबसे ज्यादा लेटरिंग आके जो फंस जाता है वहां पे स्प्लेनिक, यहाँ पे क्या भी बता रही थी मैं, हाँ सिग्मोइड कॉलन के पास ही फंस जाता है, और वहीं पे तब हम क्या करते हैं 1 घंटा बैठ के जोर लगाते हैं, अब आ जाए, अब आ जाए, आ गया है लेकिन आ नहीं रहा है, आ गया है लेकिन आ नहीं रहा है, तो आ गया है, आ नहीं रहा है, लग गया है, निकल नहीं रहा है, तो इसका रीजन जो है स्प्लीनिक सिग्मोइड कॉलन ही है। दूसरा एनस है, रेक्टम है, यहाँ पे इतनी
कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम होता है जिनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है। दूसरा, राइट हैंड कौन सी फिंगर्स है? मिडिल फिंगर। राइट हैंड मिडिल फिंगर पे आएगा। यहाँ पे कुछ बनाया नहीं गया है क्योंकि दो दो ऑर्गन है और दोनों ऑर्गन सेम ही जगह आएंगे, ठीक है, दोनों का लोकेशन सेम ही है। तो यहाँ पे ऑर्गन्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्गन ओवरलैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बनाया नहीं गया है। क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी मेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स और फीमेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि मेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या हैं, फीमेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रीटमेंट, सभी लोगों को पता ही है आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सबका काम पता होना चाहिए। लोकेशन आपको पता ही है, यहाँ पे कुछ मैंने बना ही दिया है। मेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स का स्पेस मैंने बता दिया है और फीमेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स का भी स्पेस बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका ट्रीटमेंट खुद से दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत तो बताया ही गया है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, यूरिनरी ब्लेडर। देखिए यूरिनरी ब्लेडर में आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन यूबी ज्यादातर जो स्टोन किडनी में लोगों को होते हैं, तो सबसे ज्यादा आके फंसता कहाँ है? यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूरिनरी ब्लेडर, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इनकी लंबाई क्या है, यूरेथ्रा का लंबाई क्या है, ठीक है। लंबाई के बाद जानेंगे कि कितने mm तक का स्टोन होगा तो इजीली पास हो सकता है, कितने mm तक का स्टोन होगा तो इजीली पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड है यूरेथ्रा, ठीक है। जो यूरेटर, सबसे पहले यूरेटर देखते हैं, दोनों जो किडनी से निकल के पाइप आती है, ठीक है, किडनी है, यहाँ से दोनों जो पाइप निकल के आई उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी किडनी से चीजें निकल के आई, वहां से क्या हुआ है? स्प्लिट आउट, और जो भी चीजें छन्ना था, हमें जो यूज का था, हमारी बॉडी ने उसको क्या की? रीअब्जॉर्ब कर ली, उसे छान ली, और जो नहीं यूज का था वो निकाल दी। तो जब भी स्टोन अगर किडनी में होता है, आपने बहुत सारी जैसे एक्यूप्रेशर लिए, एक्यूप्रेशर का थेरेपी लिए, प्लस में कुछ आपने जड़ी बूटी लिया, ये सारी चीजें बहुत लोग लेते हैं, बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं, अगर निकल जाता है, या पानी ज्यादा पीते हैं तो भी अगर छोटा होता है तो निकलने के चांसेस होते हैं। तो कहाँ पे फंस सकता है? ज्यादा चांसेस होता है यूरेटर में फंसने का। यूरेटर के बाद कहाँ पे आता है? हाँ, यूरेटर के बाद कहाँ पे आएगा? यूरेथ्रा नहीं, यूरेटर के बाद आएगा राइट लेटरल वॉल, ठीक है। दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी वॉल होते हैं और राइट साइड भी होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। जब हमारे इच्छा से नहीं खुलेंगे, जब किडनी से जो चीजें स्प्लिट आउट होके आ रहा है, जैसे यूरिन, ब्लड फिल्टर हुआ, जो भी उससे निकला वेस्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी के वो निकले, और जब आता है तो वहां पे एक स्पिंटर लगा होता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और वो स्पिंटर जब हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, और सिग्नल जाने के बाद फिर वहां से मैसेज आता है, तो वो स्पिंटर खोलता है, और खुलने के बाद आता है। तो यहाँ भी चांसेस होते हैं स्टोन फंसने का। उसके बाद यूरेथ्रा में तो होता ही होता है स्टोन, क्योंकि आके यहाँ पे रुक ही जाता है, तो यूरेथ्रा में भी होने का चांसेस होता है। उसके बाद यूरेटर में भी होने का चांसेस होता है। उसके बाद जो लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड वॉल लगे हुए हैं, ठीक है, स्पिंटर है, वहां पे भी चांसेस होता है आपका स्टोन रुकने का, फंसने का, तो वहां पे भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है राइट हैंड स्मॉल फिंगर। राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे स्टमक आएगा। अब स्टमक के भी पार्ट्स हैं, कुछ पता होना चाहिए कि स्टमक के किस पार्ट्स में किस पार्ट्स का काम क्या क्या है, और काम क्या क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स,
स्मॉल इंटेस्टाइन के भी। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत पाइलोरस के पास आता है, ज्यादातर दिक्कत पाइलोरस के पास आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आता है, पाइलोरस के पास। यानी जो भी हमारा खाना आया, तो आते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से आया, ठीक है, आया आराम से एसोफेगस के द्वारा आया, आराम से स्टमक में गया, यहाँ पे HCl मिला, जो जितना इसका मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होना चाहिए, चर्निंग हुआ, और यहाँ से होके जैसे ही पाइलोरस के पास आता है तो जाके प्रॉब्लम होने लगता है। तो लोग क्या बोलता है कि खट्टी मीठी ढेकारे आ रही है, ऊपर से ऐसे लग रहा है कि हमने खाया तो कुछ ऐसे नहीं, लेकिन खट्टा मीठा ढेकार आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, वो यही पाइलोरस के पास ही आने के बाद होता है। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा तीखा चीज खा लिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जलन वो आपको एसोफेगस के पास होगा ही होगा। लेकिन आपने नहीं खाया, उसके बाद खट्टी मीठी ढेकारे आ रही है, तो ये पाइलोरस के भी और ऊपर से गैस बहुत ज्यादा पास हो रहा था, इसका रीजन एक पाइलोरस भी है। ठीक है, तो हमारे जितने भी आज ऑर्गन्स थे, आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट किया लेफ्ट और राइट हैंड पे। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स हमारे और हैं जो पैर पे हैं, तो उसे हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा, अगर कुछ इसमें आप लोग को दिक्कत है तो आज तो PDF मिला, में भी कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, तो कल देख लीजिएगा। जो भी आपका डाउट है आज की क्लास का, वो कल नोट करके रखिएगा, पूछ लीजिएगा। और फिर कल की क्लास में जो भी हमारे ऑर्गन्स कंप्लीट नहीं है, उनका हम कल उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? फंक्शन आप लोग को खुद जानने का काम है, हमारा काम था प्लॉटिंग बताना, हमने प्लॉटिंग बता दिया, फंक्शन भी थोड़ा बहुत तो बता ही दी थी। और फंक्शन आप लोग को खुद जानने का काम है कि कहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना होता है, कितना नहीं होता है, कितने टाइम में होता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सारी चीजें आप लोग को खुद जानना है। कोई डाउट आप लोगों का? मैडम, यूरिनरी ब्लैडर राइट हैंड की रिंग फिंगर पे आएगी ना? सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर आपने हाँ, बोला लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड नहीं ना, राइट हैंड की रिंग फिंगर होगी ना? राइट, मैंने बोल दिया होगा क्लोज में, सॉरी। ओके, या नो प्रॉब्लम, पे नो आएगा, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड रिंग फिंगर पे आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम ये स्टोन बनते क्यों हैं? स्टोन क्योंकि हम पत्थर खाते हैं, तो पत्थर बन जाते हैं। कैल्शियम ज्यादा होने से भी होता है। जी देखिए, स्टोन, सॉरी रितु जी, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा जोक मारा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि पहले के लोग आप देखते थे कि खान पान इतना अच्छा होता था, कैसे भी खाना खाते थे, कोई स्टोन नहीं। आज हम लोग हर एक चीज फिल्टर होके हमारे पास आ रहा है, चावल भी 1 नंबर आ रहा है, हर एक चीज, पानी तक भी। और यही कारण है कि स्टोन बन रहा है। सबसे पहला स्टोन का रीजन है, काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए, जो टमाटर है वो हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। रेड, रेड का मतलब ही है रेड लाइट। अब आप बोलेंगे क्या टमाटर पहले इंडिया में होता था? नहीं होता था, पहले के लोग टमाटर नहीं खाते थे। अब हम हर एक चीज में टमाटर डाल रहे हैं, और टमाटर स्टोन का एक बहुत बड़ा रिसर्च भी काफी चल रहा है, निकला भी है, टमाटर भी एक स्टोन का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, काफी लोगों को पसंद है पालक पनीर खाना। पालक पनीर से सबसे ज्यादा बनता है आपका कैल्शियम का स्टोन। ठीक है, उसके बाद, हाँ ये हो गया। उसके बाद जिन लोगों की गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों का भी रीजन होता है स्टोन बनने का। जो लोग पानी कम पीते हैं, उन लोगों का भी रीजन है स्टोन बनने का। स्टोन बनने का कई रीजन है, लेकिन इसमें से जो मेजर रीजन है ये है। दूसरा, सबसे बड़ा दूध। दूध आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। अगर जो लोग प्योर दूध पी रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे हम जो दूध अभी ले रहे हैं पैकेट का, वो दूध सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वो गाय भैंस का दूध होता है क्या? नहीं होता गाय भैंस का दूध। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, वो बताते हैं दूध कैसे तैयार होता है। सुधा के डेयरी में रहते हैं, बताते हैं बहुत बड़ा टब सा होता है,
उसमें बहुत सारे पाउडर डाले जाते हैं, पानी डाले जाते हैं, उसमें 3-4 केमिकल डाला जाता है, दूध खराब ना हो, और तब दूध को रिफाइन किया जाता है और उसके बाद पैकेट किया जाता है, उसके बाद मार्केट में सेल किया जाता है। और बताइए वो चीजें हम खा रहे हैं तो क्या स्टोन नहीं बनेगा, तरह तरह की बीमारियां नहीं होगी? यही सब रीजन है स्टोन बनने का, और कुछ रीजन नहीं है। अगर आप खान पान अच्छा कर ले, पानी ढंग से पिए, लाइफ स्टाइल सही रखे, स्टोन नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, काफी लोग बोलता है क्या, हमने ऑपरेशन करवा लिया अब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोगों का, मेरी मम्मी को भी मैं बोलती हूँ कि ये नहीं कि आपने ऑपरेशन करवा लिया, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा हो गया था तो लास्ट उनका ऑप्शन था ऑपरेशन ही, 23 mm का था, ठीक है। तो एक बार अगर स्टोन हुआ, अगर आप उसके बाद अपनी बॉडी में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए, अपने आप को कंट्रोल नहीं किए, दोबारा स्टोन बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पथरी को निकाला है, वो किस कारण से बना है उसको तो आपने नहीं जाना कि किस कारण से बना है, और कारण को जब नहीं जाने तो स्टोन दोबारा बनेगा, क्योंकि आपने कारण ही नहीं जाना किस हमारे कमी से स्टोन बना। कभी भी किसी लोगों को, आप लोग को एक मैं सजेस्ट करूंगी, किसी को भी अगर स्टोन हो तो ऑपरेशन अगर करवाता है तो वो स्टोन को लेके आप एक बार चेक जरूर करवाइए, कुछ पैसे आपके लगेंगे। मैं मम्मी का चेक करवाई थी, मेरी मम्मी का कैल्शियम का था, मम्मी कैल्शियम का खूब दवा भी खाती थी, और पालक पनीर तो उनका फेवरेट था, दूध तो खैर नहीं खाती लेकिन खाती है, टमाटर सबसे ज्यादा, और वही कारण था कि 23 mm का 2 महीने के अंदर हो गया। पेन तो मतलब वही 1-1.5 महीने पहले हुआ था, 1.5 महीने पे हमने ऑपरेशन करवा दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, स्टोन निकल भी जाए तो उसको एक बार टेस्ट जरूर करवाइएगा, डॉक्टर को बोलिएगा और टेस्ट करके दे देगा, एक मतलब 1 वीक का टाइम लेगा, ताकि आपको पता चले कि जो स्टोन है वो किस चीज का है। जब पता चल जाएगा कि स्टोन इस चीज का है तो आप उस चीज पे कंट्रोल कीजिए, तो आप जाके आगे ठीक होंगे। नहीं तो काफी लोग आपको मिलेंगे जो 2-2 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं स्टोन का, ठीक है। ठीक है रितु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। डाउट? मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे करूं? आप इमेज शेयर कीजिए तो हमें जल्दी समझ आएगा, आप अच्छा समझिए, मगर इमेज सामने से शेयर करोगे ना तो हमें तुरंत ही पता चलेगा कि ये हमें वहां देखना पड़ता है व्हाट्सएप पे, तो इमेज शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, एक्चुअली मुझे इतनी टेक्निकल चीजें नहीं, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं पीयूष जी को बोलूंगी वो शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे आता हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और मैं कोशिश भी नहीं की सीखने के, लेकिन मैं सीख लूंगी ताकि मैं शेयर कर। ओके मैम। ओके, कल से मैं कल की क्लास में आपको करवा दूंगी। सही बात है, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, अगर इमेज देखे तो फिर चीजें यहाँ नहीं दिखती होगी वीडियो में। मैम आप किस बुक से पढ़ा रही हैं ये? मेरे पास बुक्स तो है, मेरे घर पे है, और बुक्स मैंने सबको, क्योंकि बहुत सारे बुक्स थे, कम से कम 200-300 बुक्स थे, तो मैंने सबको डब्बा में रख रख के और उसे ऊपर रखवा दिया। तो बुक्स अभी मेरे पास है ना, कुछ पीडीएफ थे जो मैंने पीडीएफ कल गई घर तो ढूंढ के लाई, और उसके बाद वो आप लोग को शेयर की। बहुत पुराना पीडीएफ है मेरे पास पड़ा हुआ, जब मैं क्लास करी थी तभी का। जी जी मैम। पीडीएफ से करी, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, और दीपक सर ने भी मुझे पीडीएफ ही दिया है। जी मैम। मैम राइट हैंड, मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर का एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। राइट हैंड, मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर। ठीक है। राइट हैंड मिडिल फिंगर पे आपके आएंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर पे आएंगे, हाँ, आईज नोज ईयर टीथ, ठीक है। नहीं, राइट हैंड स्मॉल फिंगर। राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे स्टमक आएगा। स्टमक स्टमक। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आपके पास पीडीएफ है, अगर कोई डाउट हो तो पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लिख के रहेगा पर्टिकुलर। फिर कल की क्लास में मिलते हैं। मैम पीडीएफ अच्छी है लेकिन एकदम थोड़ा लाइट लाइट दिखता है, वो पेंसिल से सब ड्रॉ किया हुआ है ना तो एकदम क्लियर सा नहीं दिखता है, जूम करते हैं तो थोड़ा कुछ दिखाई देता है। आपको दिखेगा थोड़ा सा,
मतलब काफी बारीक है, ठीक है, तो बारीक है तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। मैं इस चीज को 3-4 पिक्चर मैंने भेजा है, उसमें से देखिए जो क्लियर होगा उसको ही देखिएगा, ठीक है। हाँ, ओके ओके मैम, थैंक ओके यू मैम, गुड नाइट।